यहाँ पे मौलिक अधिकार कर दिए ना पूरे, ठीक है। अब पिछली बार जलवायु पढ़ रहे थे हम ज्योग्राफी में, तो लास्ट जो टॉपिक किया ना उसमें आपने क्लाइमेट पढ़ा। जलवायु जो है वो क्या होती है, कैसे काम करती है, और भारत में जलवायु को लेकर के दो बातें आपकी अब क्लियर हो गई होंगी। जलवायु या क्लाइमेट में दो रिजल्ट निकल करके आ गए। एक, भारत में जलवायु की एंट्री कैसे होती है, भारत में जलवायु के आने की, जलवायु का मतलब मॉनसून, जलवायु का मतलब मैं मॉनसून की बात कर रहा हूँ ना, मॉनसून, मॉनसून कैसे आता है। भारतीय मॉनसून की उत्पत्ति के संदर्भ में तीन सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत आपके पास आए। सबसे पहला जो सिद्धांत जो सबसे फेमस है, क्या नाम बोलोगे इसको? पहला सिद्धांत कौन सा था? भारत में जेट स्ट्रीम। तीसरा, अच्छा सिद्धांत है ना, भारत में मॉनसून की उत्पत्ति का सबसे प्रमुख कारण क्या है, उसकी थ्योरी आपको एक बताई थी एक सिद्धांत ने, और उसको नाम दिया था जेट स्ट्रीम का सिद्धांत, कि जेट स्ट्रीमों की वजह से शीतकाल में कैसे भारत में मॉनसून की एंट्री होती है, और वर्षा ऋतु के जाने के बाद यानी शीत ऋतु में भारत में वर्षा का कारण क्या होता है। तिब्बत के पठार की भूमिका, भारत के हिमालय की भूमिका, और पश्चिमी पछुआ पवन का क्या सिद्धांत होता है, वो सारी की सारी बातें, पश्चिमी विक्षोभ का क्या रोल रहता है, ये सब आप जेट स्ट्रीम के सिद्धांत में पढ़ चुके हो। दूसरा, मॉनसून एंट्री का जो सिद्धांत है, मॉनसून की उत्पत्ति का सिद्धांत है, उसको बोल रहे थे पछुआ पवन का सिद्धांत। याद है पछुआ पवन का सिद्धांत? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन ITCZ के शिफ्ट होने की वजह से भारत में मॉनसून की एंट्री होती है, और ये हमने पछुआ पवन के सिद्धांत की थ्योरी में जानने की कोशिश करी। तीसरा, मॉनसून की उत्पत्ति का सिद्धांत, सबसे बेसिक जो सिद्धांत होता है उसको बोलते हैं तापीय सिद्धांत, थर्मल थ्योरी, और ये बड़ा आसान था। तापमान बढ़ेगा तो उसकी वजह से प्रेशर कम हो जाएगा, तो गर्मियों के दिन में भारत में प्रेशर हो जाता है कम, और दक्षिण भारत के अंदर जो है हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है, ट्रेड विंड्स आती है, और उसकी वजह से भारत में मॉनसून आता है। ये सारी रामकथा होगी। इस तापीय सिद्धांत के अंतर्गत दो अच्छी बातें आपने पढ़ी, एक को नाम दिया था अल नीनो, याद है, और एक को बोला था ना नीनो। तो ये अल नीनो और ना नीनो की घटनाएं क्या थी, ये भी तापीय सिद्धांत के अंदर आप समझ गए होंगे कि क्या कैसे कैसे करके मानसून की उत्पत्ति होती। ये सब चीज़ आपको जलवायु के अंदर ऑलरेडी सारे की चीज़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब मानसून की समाप्ति के बाद आज आपको जलवायु पढ़नी है। भारत की जलवायु है कैसी, मतलब ये तो पता चल गया मानसून कैसे आता है, बारिश कहाँ ज़्यादा होती है कहाँ कम होती है वो बात पता चल गई। एंट्री के टाइम कोरोमंडल तट पर बारिश नहीं होती है, एंट्री के टाइम पर बारिश होती है तो नॉर्थ ईस्ट में खूब सारी बारिश होती है, तो रामकथा पूरी हो गई। अब बात यह है कि भारत में जलवायु कैसी है, तो आपके पास एक कठिन चैप्टर है, समझने के लिए थोड़ा सा धैर्य की जरूरत है आज, हाँ आज और कल, उसके बाद फिर स्टैटिकल टॉपिक है, फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं, फिर रट्टा पद्धति पर आराम से चैप्टर हो जाएंगे। ठीक, आज वाले चैप्टर में थोड़ा सा धैर्य बना करके रखना, क्योंकि आज आप जलवायु में ज्योग्राफी का सबसे कठिन टॉपिक उठा रहे हो। तो आज ये समझना है भारत में जलवायु को कैसे विभाजित किया गया है। सबसे पहला वैज्ञानिक जिसने भारत को अलग अलग जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया उसको नाम बोलते हैं कोपेन। नाम सुना है कोपेन? तो ये कोपेन जो है ना, सबसे पहले भारत को या पूरे विश्व भर को अलग अलग जलवायु क्षेत्रों में विभाजित करता है। जिस कोपेन का जलवायु वर्गीकरण क्या था, एक लेंथी टॉपिक है, इसके बाद आपके पास टॉपिक छोटे छोटे बच जाते, वन पढ़ेंगे, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, छोटे छोटे टॉपिक बच जाते, लेकिन कोपेन का जलवायु वर्गीकरण अच्छा टॉपिक है। बड़ी परीक्षाओं में स्वाभाविक सी बात है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की टेंडेंसी थोड़ा सा ज्यादा हो जाती है। तो टॉपिक डालना आज कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन बाय कोपेन। कोपेन ने भारत को कैसे अलग अलग जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। तो अब ध्यान से इस चैप्टर को समझने की कोशिश करना, कोई ज़्यादा कठिन नहीं। हम कितनी भी कोशिश करें तो ऐसा पॉसिबल है नहीं कि हम सीधा भारत में आए और एक मैप बना करके कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को पढ़ना स्टार्ट करें, तो फिर ये रामकथा हो जाएगी, बहुत कठिन बात। तो धीरे धीरे समझना। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को समझने के लिए आपको एक जड़ से शुरू करना है और इंडिया पर आकर के खत्म करना है। सबसे पहले कोपेन नाम का एक साइंटिस्ट था, 1918 ईस्वी के अंदर उसने अपना जलवायु का एक सिद्धांत दिया। उसको जो है ना पूरे के पूरे विश्व भर को जलवायु प्रदेशों में विभाजित करना था। जलवायु को निर्धारित करने के बहुत सारे कारक होते हैं। किसी जगह का क्लाइमेट कैसे होगा तो उसको डिसाइड करने के बहुत सारे तरीके हैं ना। देखो, सिर्फ आप टेम्परेचर के बेस पर किसी जगह की जलवायु कैसी होगी वो नहीं बता सकते। तापमान अकेला आधार नहीं हो सकता है किसी जगह की जलवायु को बताने का।
देहरादून का क्लाइमेट और मान लेते मसूरी का क्लाइमेट इतने पास पास होने के बाद भी अलग है, तो लगभग सेम ही तो टेम्परेचर होता होगा ना। यहाँ पर और मसूरी में कितना फर्क है, ज़्यादा फर्क है नहीं, लेकिन क्लाइमेट बहुत ज़्यादा चेंज है। यहाँ का जलवायु और वहाँ की जलवायु में बहुत ज़्यादा फर्क आता है। तो इसके लिए ये पूरे विश्व भर को अलग अलग जलवायु प्रदेशों में विभाजित करता है। सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है, कोपेन ने जब अपना जलवायु वर्गीकरण किया तो कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण करते समय सबसे पहली बात जो आपको अच्छे से याद रखनी है, अपने प्रश्न उठाते रहना यहाँ से, हाँ, और कॉन्सेप्ट को भी समझना यहाँ पर जरूरी है। और जो बेसिक आपका ऐसा कंटेंट था जो समझने वाला था, कॉन्सेप्चुअल था, वो पिछले लेक्चरों में आप पढ़ चुके हो। जहाँ पर याद नहीं आएगा मुझे बताना एक बार। कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण करते समय 3 सबसे प्रमुख आधारों के ऊपर बात करी। इसने कहा कि जलवायु को निर्धारित करने वाला पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है तापमान। किसी जगह का टेम्परेचर कैसा है वो डिसाइड करेगा वहां पर क्लाइमेट कैसा होगा। तो सबसे पहले इसने बात करी तापमान की, तापमान के बाद बात करी इसने वर्षा की, और फिर ये क्या बोलता है कि तापमान और वर्षा इन दोनों का प्रभाव उस जगह की वनस्पति पर पड़ता है। तो कोपेन जब अपने जलवायु का वर्गीकरण करेगा, जब आपको एक जलवायु प्रदेशों के बारे में बताएगा, तो उसमें वो इन 3 चीजों का ध्यान रखेगा। किसी जगह का तापमान कैसा है, वर्षा कैसी है और वनस्पति कैसी है। उसके आधार पे आपके पास कुछ नाम होंगे, बहुत महत्वपूर्ण नाम होंगे, आपसे सीधे परीक्षा में पूछा जाएगा यहां से यहां तक कौन सी जलवायु पाई जाती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण में कौन सी जलवायु पाई जाती है। भारत के आस पड़ोस के प्रदेशों में कौन सी जलवायु पाई जाती है। या कभी कभी जलवायु का नाम दे देगा और पूछेगा ये जलवायु कहां पर पाई जाती है। आपको प्रश्न आएगा स्टेपी तुल्य जलवायु का क्षेत्र कहां पर है। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न पूछते रहते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु का क्षेत्र कहां पर होता है, भूमध्य रेखीय जलवायु का प्रदेश कहां पर होती है। तो आराम से समझना इसको, क्योंकि चैप्टर वास्तव में थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आपको इतना ज्यादा कठिन भी नहीं पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1, 1918 में कोपेन ने जलवायु को वर्गीकृत किया, और जलवायु को वर्गीकृत करते समय कोपेन ने कितनी चीजों के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण, 3 आधार कितनी चीजों को माना है, 3, तापमान, वर्षा और वनस्पति। अब वो भारतवर्ष में पूरे विश्व भर में अलग अलग स्थानों का तापमान, वर्षा और वनस्पति को देखेगा, और उसके आधार पर अपने जलवायु प्रदेशों को बताने के लिए, एक बार आप कोपेन जलवायु वर्गीकरण समझ गए तो फिर आपको लगेगा हाँ यार बहुत आसान चीज थी, लेकिन शुरुआत तो कठिन होगी ना, स्टार्टिंग तो कठिन होगी। आसान चीजों को समझने की शुरुआत, इतना बड़ा विश्व है और आपको उसको जलवायु प्रदेशों में विभाजित करना है। तो कोपेन ने क्या किया कि मैं इस पूरे के पूरे विश्व की तापमान, वर्षा और वनस्पति की स्थितियों को देखता हूं, फिर इसको जलवायु प्रदेशों में विभाजित करता हूं। इसके लिए उसने कुछ अंकों का, कुछ डिजिट्स का, कुछ अंग्रेजी के अल्फाबेट का प्रयोग किया, और वो अंग्रेजी के अल्फाबेट आपको बहुत अच्छे से समझने हैं, क्योंकि तब जाकर के आपके जलवायु प्रदेश बनेंगे। फिलहाल एक छोटा सा लाइन इसके अंदर डालो। 1918 में 1918 में कोपेन ने 1918 में भी संपूर्ण विश्व को 3 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया। 3 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया। 3 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया। कोपेन ने 1918 में 3 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया। 1931 और 1936, 1931 और 1936 में 1931 और 1936 में 1936 में इस जलवायु में संशोधन किया गया। इन जलवायु क्षेत्रों में संशोधन किया गया। जलवायु क्षेत्रों में संशोधन किया गया। कोपेन ने भारत को 5 प्रमुख जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। कोपेन ने भारत को 5 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया। 5, हाँ। कोपेन के अनुसार भारत में कितने जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं, आपका आंसर होगा 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। कोपेन के अनुसार भारत में 5 जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, और 9 उप प्रदेशों में, 5 तो मुख्य जलवायु प्रदेश है और 9 है उप प्रदेश। 9 उप प्रदेश और 5 मुख्य जलवायु क्षेत्र। ठीक। कोपेन ने भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया, 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया, और कितने उप प्रदेश है, 9। नेक्स्ट पॉइंट लिखा, जलवायु के निर्धारण के लिए 3 चरों का प्रयोग किया गया, 3 एलिमेंट का प्रयोग किया गया। जलवायु के निर्धारण के लिए
जलवायु के निर्धारण के लिए 3 चरों का प्रयोग किया गया, तापमान, वर्षा तथा वनस्पति। तापमान, टेम्परेचर, वर्षा, रेन, और वनस्पति। तापमान, वर्षा और वनस्पति। जलवायु के निर्धारण के लिए 3 चरों का प्रयोग किया गया। और कौन से वो 3 चर थे? तापमान, वर्षा और वनस्पति। इन 3 चीजों के आधार पर जलवायु का निर्धारण किया गया। तो लिखने की रामकथा हुई खत्म। अब बातों को थोड़ा थोड़ा समझिए, ठीक। जलवायु को वर्गीकृत करने के लिए सबसे पहले कोपेन ने क्या किया? कुछ बड़े बड़े अंग्रेजी के कुछ बड़े अक्षर लिखने स्टार्ट किए। सबसे पहले उसने अंग्रेजी के कुछ बड़े अक्षर लिखे। क्यों कर रहे हैं ये सारी रामकथा? इसलिए कर रहे हैं कि मुझे अगर कोई आदमी पूछे, ये विश्व है, ये ठीक बीचों बीच से इक्वेटर जा रहा है, विषुवत रेखा जा रही है, और कोई मुझे पूछे कि यहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाती है, इस जगह पर कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो कोपेन एक ऐसा फॉर्मूला निकाल करके आपको दे देगा कि आपको यहाँ की जलवायु को बताने के लिए बहुत लंबा चौड़ा शब्द का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। वो आपको एक डिजिट दे देगा और वो डायरेक्ट आपको, जब आप ये लेक्चर पढ़ लेंगे तो उसके बाद आप डायरेक्ट कहेंगे यहाँ पर पाई जाने वाली जलवायु का नाम है AF, ऐसा कह देगा, A स्मॉल f। वो कहेगा इस क्षेत्र में पाई जाने वाली जलवायु जो है A स्मॉल f है। तो अब ये समझना जरूरी नहीं कि A का मतलब क्या है और F का मतलब क्या है। तो उसके लिए उसने कुछ डिजिट प्रयोग किए हैं। जलवायु प्रदेशों में पूरे विश्व को विभाजित करने के लिए कोपेन के द्वारा कुछ अंग्रेजी के अक्षरों का प्रयोग किया गया है। 5 अक्षर बड़े हैं, बहुत आसान है। पहला अक्षर जो उसने प्रयोग किया, इसका नाम A है। तो ये तो सबको ही बात है ना, ABCD। पहला उसने A वर्ड का यूज किया, दूसरा B, तीसरा C, चौथा D और 5वां E। बड़ी परीक्षा है, बड़े प्रश्न होंगे, तो उम्मीद करी जा सकती है कि भैया यहाँ से ABCDE का मतलब आपसे पूछ ले। और मेंस में तो बहुत स्वाभाविक सी बात है, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण समझाओ तो आप समझाना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक। मेंस में अच्छा खासा लिखने को आ जाएगा। तो आप समझो इसको, ABCD और E, इस प्रकार से उसने अंग्रेजी के 5 अक्षरों का प्रयोग किया। तो ये तो तुमने पहले से भी पता है ना। बस अब ये याद रखना है कि कोपेन के अनुसार A का मतलब क्या होता है, कोपेन के अनुसार B का मतलब क्या होता है, C का मतलब क्या होता है, D का मतलब क्या होता है और E का मतलब क्या होता है। स्टार्टिंग हम A से कर रहे हैं। तो A का मतलब कोपेन ने कहा ऐसी जगह पर मैं A वर्ड लिखूंगा जहां पर मौसम कैसा हो, तो उसने कहा जहां मौसम आर्द्र हो। इंग्लिश मीडियम कितने आज है क्लास में जो इंग्लिश मीडियम में लिखते हैं? चल, आर्द्र हो, ऐसी जगह जहां पर ह्यूमिडिटी हो। प्रत्येक क्षेत्र का अपना अपना एक नाम होगा। सबसे पहले ए वाला जो एरिया होगा, इस एरिया को उसने कहा ये आर्द्र प्रदेश होगा। आर्द्र प्रदेश का मतलब है ह्यूमिडिटी वाला होगा। बी वाले को उसने कहा यहां मुझे आर्द्रता से कोई मतलब नहीं। और सी और डी में फिर मुझे जरूरत पड़ेगी आर्द्र प्रदेशों की। पहले मैं हिंदी में लिख देता हूं, फिर अंग्रेजी में अलग अलग लिखवा देता हूं, ठीक। ये आर्द्र प्रदेश है, ये आर्द्र प्रदेश है। ध्यान से समझना, थोड़ा सा कठिन है लेकिन ज्यादा कठिन, अभी तक तो कठिन नहीं लग रहा ना कोई चीज। अभी तो ये ABCDE, तो ABCDE का मतलब क्या होगा? तो उसने कहा A, C और D, ये 3 अक्षर में आपको आर्द्र वर्ड जोड़ना ही जोड़ना है। किसमें नहीं जोड़ना है? B और E में नहीं जोड़ना है। B, E में आर्द्रता नहीं जोड़नी है, बाकी सभी जगह पर आर्द्रता होती है, बहुत स्वाभाविक सी बात। अब उसने कहा A वाला जो जगह है ना, इस जगह पर जलवायु कैसी होती है? आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी वाली, प्लस इसके साथ साथ गर्मी वाली, यानी आर्द्र उष्ण जलवायु। आर्द्र उष्ण जलवायु। तो विश्व में जहां जहां पर आर्द्र उष्ण जलवायु पाई जाती होगी वहां के लिए कोपेन किस वर्ड का प्रयोग करेगा? A का। आर्द्र उष्ण का मतलब समझते हो? गर्मी प्लस ह्यूमिडिटी। इंडिया का केरला, भारत का जो केरल है, आर्द्रता मतलब उमस, उमस भी है और साथ साथ में गर्मी भी है, दोनों चीजें एक साथ होंगी। तो ऐसी जगह पूरे वर्ल्ड में वो जगह जहां पर आर्द्रता और गर्मी दोनों एक साथ पाई जाएंगी उसको आप बोलेंगे आर्द्र उष्ण जलवायु। और उसके लिए कौन से वर्ड का यूज किया गया? A वर्ड का यूज किया गया। पॉइंट नंबर 2, B। B का मतलब है ऐसी जगह जहां पर आर्द्रता नहीं पाई जाती। तो आर्द्रता नहीं पाई जाती है तो फिर क्या पाई जाएगी? वो आर्द्रता का उल्टा क्या होता है? शुष्कता। तो बी में ऐसे क्षेत्रों को रखा गया, ऐसे जलवायु प्रदेशों को रखा गया जहां पर आर्द्रता नहीं होती है। तो बी पर लिखना, बी का मतलब क्या था? बी का मतलब था शुष्क। बी का मतलब क्या था? तो आप कहेंगे बी का मतलब था शुष्क। ए का मतलब, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में ए का मतलब था आर्द्र उष्ण जलवायु। आर्द्र उष्ण जलवायु। बी का मतलब क्या था? बी का मतलब था शुष्क जलवायु, वो क्षेत्र जहां पर ह्यूमिडिटी नहीं पाई जाती, शुष्कता पाई जाती है, उसको इसने नाम दिया, उस क्षेत्र को नाम दिया बी। बी का मतलब शुष्क जलवायु का क्षेत्र। ABCDE याद कर रहे हैं आराम से, ABCDE, ठीक। ए में क्या होता है? आर्द्रता, और क्या होती है? गर्मी। आर्द्रता और गर्मी दोनों के दोनों, आर्द्र प्लस उष्ण। बी में क्या होता है? बी में गर्मी नहीं होती है, तो उसका अपोजिट कर दो तो क्या हो जाएगा? शुष्कता हो जाएगी। सी मतलब गर्म ठंडा मिक्सचर, गर्म और ठंडे के बीच में, सब ट्रॉपिकल वाला जोन है, उपोष्ण। आर्द्र
उपोष्ण, सबसे ऊपर ए को उसने कहा कि ए ऐसा क्षेत्र होगा जहां पर गर्मी भी होती है और आर्द्रता भी होती है। बी को उसने कहा वहां पर आर्द्रता नहीं होती है। और सी क्षेत्र कौन सा है, तो उसने नाम दिया सी वो क्षेत्र होगा जो आर्द्र होगा, मतलब वहां पर ह्यूमिडिटी भी है लेकिन गर्मी उतनी नहीं है जितनी ए में गर्मी होती है ना, उतनी गर्मी नहीं है। तो आर्द्र उपोष्ण, और इसको पूरा नाम दिया गया आर्द्र उपोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु, मध्य अक्षांशीय जलवायु, आर्द्र उपोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु, आर्द्र उपोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ना कि मध्य अक्षांशीय का मतलब कि ये 0 डिग्री के आसपास तो होगा नहीं, लैटिट्यूड के बीच में होगा, कहीं पर 15 डिग्री 20 डिग्री से ऊपर की जलवायु होगी। आर्द्र उपोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु को कोपेन किस वर्ड से डिनोट करता है, तो सी वर्ड से डिनोट करता है। फिर आप आते हैं डी वर्ड पर, और डी वर्ड का मतलब क्या होता है, डी वर्ड का मतलब होता है आर्द्र महाद्वीपीय, ऊपर क्या लिखा है हमने, उपोष्ण मध्य अक्षांशीय, और यहां क्या लिख रहे हैं, आर्द्र महाद्वीपीय मध्य अक्षांशीय जलवायु, मध्य अक्षांशीय जलवायु। इसको इसने किस नाम से डिनोट किया है, तो आप कहेंगे इसको कहा इसने डी। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार ए वर्ड का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे ए वर्ड का मतलब होता है आर्द्र उष्ण जलवायु। बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है शुष्क जलवायु। सी का मतलब क्या होता है, आर्द्र उपोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु। और डी का मतलब क्या होता है, आर्द्र महाद्वीपीय मध्य अक्षांशीय जलवायु। और लास्ट बच गया ई, तो ई कहां पर डिनोट करेगा, जहां पर ध्रुवीय जलवायु पाई जाएगी, ध्रुवीय जलवायु पाई जाएगी। तो पहले आपको ये ए बी सी डी ई इनके बारे में अच्छे से याद कर देना, ये होता क्या है, किसका मतलब क्या है, भूलना नहीं है इनको, क्योंकि ये ए बी सी डी ई के आधार पर ही, भारत तो बहुत दूर की बात है, अभी हम सिर्फ अक्षर सीख रहे हैं ए बी सी डी। इसके बाद हमें विश्व के जलवायु प्रदेश बनाने, और फिर आपकी एंट्री होगी भारत के जलवायु प्रदेशों पर। तो कोपेन ने कहा कि जलवायु का वर्गीकरण मैं इस प्रकार से कर लेता हूं। सबसे पहला अक्षर उसने यूज किया ए का मतलब क्या होगा, आर्द्रता प्लस उष्णता। बी का मतलब क्या होगा, शुष्क जलवायु। सी का मतलब क्या होगा, आर्द्र उपोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु। डी का मतलब क्या होगा, आर्द्र महाद्वीपीय महाअक्षांशीय जलवायु। और ई का मतलब क्या होगा, ध्रुवीय जलवायु। अभी ये क्या होते हैं क्या नहीं होते अभी करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल ए बी सी डी ई का मतलब ये हुआ करता था। अब किसको हम आर्द्र उष्ण जलवायु कहेंगे और ये कहां पाई जाती है, शुष्क जलवायु क्या होता है और कहां पाया जाता है, आर्द्र उपोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु किसको कहेंगे, आर्द्र महाद्वीपीय महाअक्षांशीय जलवायु किसको कहेंगे, और ध्रुवीय जलवायु किसको कहेंगे। अब दूसरा पॉइंट में आपको इस चीज को समझना, तो एक एक करके छोटे छोटे टॉपिक इन्हीं के आगे लिखना जहां पर आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखो ए, और ए में क्या लिखा है, आर्द्र उष्ण जलवायु। आर्द्र उष्ण जलवायु को क्या कहा जाता है, तो आर्द्र उष्ण जलवायु को अंग्रेजी में नाम लिखना मॉइस्ट। मॉइस्ट का मतलब क्या होगा, आर्द्रता, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, मॉइस्ट ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अंग्रेजी वालों के लिए ये वर्ड थोड़ा सा इजी पढ़ते हैं क्योंकि वो लोग एक ही जगह पर सीधा MTC लिख देते हैं, मॉइस्ट ट्रॉपिकल क्लाइमेट। पहला जो क्षेत्र होगा मॉइस्ट ट्रॉपिकल क्लाइमेट। एक लाइन इसके संदर्भ में लिखना, ये ए किसको कहा जाएगा, ए का मतलब होता है आर्द्र उष्ण जलवायु, मॉइस्ट ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो आर्द्र उष्ण जलवायु किसे कहा जाएगा, पहला पॉइंट लिखना, ऐसा क्षेत्र जहां पर, ऐसा क्षेत्र जहां पर प्रति माह, हर महीने, प्रति माह एवरेज टेम्परेचर, औसत तापमान, ऐसा क्षेत्र जहां पर प्रति माह औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इससे कम नहीं होता है। हर महीने का एवरेज टेम्परेचर कितना होता है, 18 डिग्री। गर्मियों में या सर्दियों में, हमेशा गर्मियों में भी 18 डिग्री एवरेज है। एवरेज का मतलब जानते हो आप कि सुबह मॉर्निंग के टाइम पे टेम्परेचर कम होता है, दिन में ज्यादा हो जाता है, रात को फिर कम होता है, तो वो सब प्लस माइनस करके एवरेज निकाल दो। तो वो क्षेत्र जहां पर औसत मासिक ताप, हाँ, जब कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किया था तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में कोपेन ने वार्षिक तापांतर के साथ साथ मासिक तापांतर के ऊपर भी बात करी। जब उसने वर्षा की बात करी ना, तो उसने सिर्फ ये नहीं देखा कि साल भर में इस जगह पर कितनी बारिश होती है। जब उसको इंडिया का क्लाइमेट जानना था तो उसने इंडिया की बारिश साल में कितनी होती है वो भी देखा, और महीने में कितनी होती है वो भी देखा, और उन दोनों के आधार पर फिर उसने डिसाइड किया कि किस प्रकार की क्लाइमेट, किस प्रकार की जलवायु यहां पर पाई जाएगी। पहला अक्षर कौन सा आपके पास, ए कौन सा क्षेत्र होता है, वो क्षेत्र होता है जहां गर्मी भी होती है और आर्द्रता भी होती है, और ऐसे क्षेत्रों में मासिक तापांतर, मासिक तापमान
क्या लिखा, वार्षिक तो नहीं लिखा ना, मासिक, प्रति माह, हर महीने का औसत एवरेज टेम्परेचर कितना होता है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जहां पर आर्द्र उष्ण जलवायु पाई जाती है इस क्षेत्र में, क्योंकि औसत तापमान हर महीने का बहुत ज्यादा हो गया 18 डिग्री सेंटीग्रेड, इसलिए आपको याद रखना है ऐसे क्षेत्रों में शीत ऋतु नहीं पाई जाती, सर्दियों का मौसम नहीं पाया जाता। इस क्षेत्र में शीत ऋतु जो है वो नहीं पाई जाती है, शीत ऋतु नहीं पाई जाती है, ठीक, शीत ऋतु नहीं पाई जाती। आर्द्र उष्ण जलवायु, ए का मतलब आर्द्र उष्ण जलवायु होता है, और आर्द्र उष्ण जलवायु में हर महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और शीत ऋतु बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। इसके बाद आप नीचे आए, शुष्क जलवायु, अंग्रेजी वाले शुष्क जलवायु को कहते हैं ड्राई क्लाइमेट, ड्राई क्लाइमेट, ड्राई क्लाइमेट। दूसरा जो आपका जलवायु प्रदेश है वहां पर आपको जो जलवायु पाई जा रही है उसको बोलते हैं ड्राई क्लाइमेट। सबसे ऊपर आर्द्र उष्ण जलवायु। और पॉइंट नंबर 2 बी, बी किसको बोलेंगे, तो बी उसको कहेंगे जहां पर शुष्क जलवायु होगी। अब कहां पर है, धीरे धीरे, हाँ, पहले सिर्फ इतना सीख लो ABCDE का मतलब क्या होता है, ABCDE में पाया क्या क्या जाता है। शुष्क जलवायु का क्षेत्र यानी बी का क्षेत्र वो होगा जहां पर एक रिलेशन होना जरूरी है। कौन सा रिलेशन, तो ऐसा रिलेशन जिसमें उसने कहा ऐसा क्षेत्र जहां पर वाष्पीकरण इज ग्रेटर देन वर्षण हो, ऐसा क्षेत्र जहां पर वाष्पीकरण वर्षण से ज्यादा हो, इवोपरेशन ज्यादा हो, रेनफॉल कम हो, वाष्पीकरण ज्यादा, वर्षण कम। जनरल कंडीशन में क्या होता है, एक सामान्य परिस्थिति में जितना वाष्पीकरण होता है उतनी ही बारिश होती है। वाष्पीकरण का मतलब समुद्र का पानी जाएगा, ऊपर बादल बनेगा, फिर बारिश होगी। बी वो एरिया होते हैं जहां पर वाष्पीकरण तो बहुत ज्यादा होता है, वाष्पीकरण बहुत ज्यादा होता है किंतु वर्षा उतनी नहीं हो पाती। और मैंने आपको बहुत टाइम पहले कुछ चीज बताई थी जब आप जलवायु पढ़ रहे थे, वाष्पीकरण किसकी दर है, शीतलन की दर है, याद है टॉपिक, वाष्पीकरण शीतलन की दर होती है। वाष्पीकरण जितना ज्यादा होगा उतना आपका टेम्परेचर कम होता जाता है, तापमान आपका उतना ज्यादा कम होता रहता है। तो जो शुष्क जलवायु के क्षेत्र होते हैं वहां पर वाष्पीकरण होता है ज्यादा, इन क्षेत्रों में बारिश कम होगी, इन क्षेत्रों में बारिश ठीक ठाक हो जाएगी। क्यों, कैसा, वो बात की बात है। लेकिन बी वाला जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं शुष्क जलवायु क्लाइमेट, यानी कि ड्राई क्लाइमेट का एरिया। और ड्राई क्लाइमेट वाले एरियाओं में कंडीशन आपको याद रखनी, कंडीशन क्या होता है, वाष्पीकरण ज्यादा होता है, वर्षण कम होता है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि शुष्क जलवायु का क्षेत्र वो होता है जहां पर तापमान तो बढ़ता है, टेम्परेचर तो बढ़ता है, लेकिन तापमान की तुलना में वर्षा कम होती है। तापमान की तुलना में अगर बारिश कम हो जाए तो ऐसे क्षेत्रों को बी कैटेगरी में रखा जाता है, बी कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक, बी कैटेगरी में रखा जाता है। चलो अब आप आए तीसरे वाले पॉइंट पर, और तीसरी जगह पर पाई जाने वाली जलवायु कौन सी, आर्द्र उपोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु। आर्द्र का मतलब मॉइस्ट, यहां पर उपोष्ण जलवायु है यानी कि सब ट्रॉपिकल, मध्य अक्षांशीय है यानी कि मेडिटेरियन, मॉइस्ट सब ट्रॉपिकल मेडिटेरियन एरिया के अंदर आर्द्र उपोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु एक ऐसी जलवायु का क्षेत्र होता है जहां पर साल भर का जो तापमान है ना, टेम्परेचर, वो 8 डिग्री से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में वेरी करता रहता है। साल भर में मतलब सर्दियों के समय पर औसत तापमान होता है 8 और गर्मियों के समय औसत तापमान होता है 18। आर्द्र उपोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु का क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहां वर्षा ऋतु के समय औसत तापमान 8 होता है और गर्मियों के समय औसत तापमान जो है कितना हो जाता है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। फिर आप पहुंचते हैं आर्द्र महाद्वीपीय मध्य अक्षांशीय जलवायु के क्षेत्र के अंदर, और आर्द्र महाद्वीपीय मध्य अक्षांशीय जलवायु क्षेत्र में वर्ष भर का जो तापमान होता है, औसत जो टेम्परेचर होता है वो वेरी करता है -3 से लेकर के 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। तो अगर सर्दियों में तापमान -3 है, गर्मियों में तापमान 10 डिग्री है, तो आप मुझे ये बताओ इस क्षेत्र में आर्द्र महाद्वीपीय मध्य अक्षांशीय जलवायु क्षेत्र में सर्दी का तापमान कितना है, तो बर्फ पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, पड़ेगी ना, -0 पर तो बर्फ पड़ जाती है। तो यहाँ पर सर्दी में क्या होगी, बर्फ पड़ेगी, और जैसे ही गर्मी का मौसम आएगा बर्फ पिघल जाएगी। तो ये अभी अपना थ्योरी नहीं है, बिल्कुल हमें इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, बस आप थोड़ा थोड़ा ABCDE का मतलब समझ जाओ, कहाँ पर गर्मी कहाँ पर सर्दी होती है। और सबसे नीचे कैसा क्लाइमेट है, पोलर क्लाइमेट है, ध्रुवीय जलवायु है।
तो ये जो पोलर क्लाइमेट का एरिया होता है, ध्रुवीय जलवायु का एरिया होता है, इस क्षेत्र के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात आपको क्या रखना है याद, कि जो सबसे गर्म महीना होता है, सबसे गर्म महीना, उस सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मतलब ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर साल भर बर्फ पड़ी हुई रहती है। हिमाच्छादित वर्ष भर जहां पर बर्फ पड़ी हुई रहती है उसको बोलते हैं पोलर क्लाइमेट। ठीक, तो ABCDE का किस्सा थोड़ा खत्म करते हैं। थोड़ा देर के लिए मैं इसको हटाता हूं और आप एक बार देखो, ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो आगे 9 चीजें और है दिमाग खराब करने के लिए। हाँ, ये तो बेसिक वाला पोर्शन है। अभी कोपेन ने जब पूरी दुनिया को अलग अलग जलवायु प्रदेशों में बांटा तो उसने सबसे पहले अंग्रेजी के बड़े बड़े डिजिट का पहले प्रयोग किया। सबसे पहला डिजिट कौन सा था? ए का मतलब बताओ अब मुझे। ए में क्या होगा? आर्थ, और ये दोनों चीज होगी, गर्मी होगी और ह्यूमिडिटी भी होगी। बी का मतलब क्या होगा? बी का मतलब ओनली ड्राइनेस, शुष्क जलवायु पाई जाएगी, बारिश कम, वाष्पीकरण ज्यादा, तापमान बढ़ेगा लेकिन बारिश नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे? बी। सी में आर्द्रता होती है कि नहीं होती? होती है, वेरी गुड, सी में आर्द्रता होती है। डी में भी आर्द्रता होती है कि नहीं होती? होती है, दोनों जगह आर्द्रता होती है। बस सी का मतलब उपोष्ण है और डी का मतलब महाद्वीपीय। आगे मध्य अक्षांशीय जलवायु, मध्य अक्षांशीय जलवायु, और ई का मतलब क्या होता है? ध्रुवीय। इतनी बात तो समझ आ गई ना, इसमें तो टेंशन नहीं है, ये काम आएंगे आगे अपने को। चलो, आर्द्र उष्ण में क्या होता है? टेम्परेचर बहुत ज्यादा, सरल सी बात है, गर्मी भी और उमस भी बहुत ज्यादा होती है। औसत तापमान 18 डिग्री से ऊपर, सर्दी होती ही नहीं, कहानी खत्म। शुष्कता में क्या होता है? बारिश कम, टेम्परेचर ज्यादा, वाष्पीकरण ज्यादा। सी आर्द्र उपोष्ण के अंदर क्या होता है? औसत तापमान 8 से 18 डिग्री। आपके यहाँ कौन सी वाली जलवायु होगी ABCDE में? हमारे यहाँ कौन सी होगी? सी ना। सर्दियों के टाइम 8 डिग्री के आसपास आपका टेम्परेचर जा रहा है और गर्मियों में 18 डिग्री के आसपास एवरेज टेम्परेचर जा रहा है, मतलब सर्दी भी होती है और गर्मी भी होती है। और डी का मतलब आर्द्र महाद्वीपीय, सर्दियों में बर्फ पड़ जाती है। तो जैसे आपका रसिया वाला एरिया है, चीन से ऊपर तजाकिस्तान वाला एरिया है, तो सर्दियों में बर्फ पड़ जाती है ना, और गर्मियों में बर्फ पिघल जाती है, तो ये डी वाला एरिया हो गया। और एक पोलर क्लाइमेट है जहां पर वर्ष भर बारिश है। ठीक, इतनी चीज क्लियर हो गई। ABCDE का मतलब क्या था? तो पहली डिजिट तो उसने ये प्रयोग मिला लेकर के आया। अब दूसरी डिजिट स्मॉल अक्षर की, ये तो बड़े बड़े अक्षरों की डिजिट थी, अब उसने जलवायु को निर्धारित करने के लिए कुछ छोटे छोटे अक्षरों का भी प्रयोग किया। यहाँ के प्रश्न क्या बनते? यहाँ के प्रश्न अभी कुछ भी नहीं बनते, अभी प्रश्नों की शुरुआत ही नहीं हुई, अभी तो ABCD चल रहा है। अब उसने कुछ ऐसे अक्षरों का प्रयोग किया जो अक्षर अंग्रेजी के छोटे भाषा के थे। तो स्मॉल लेटर वाले अक्षर थे ना, इनका मतलब क्या क्या हो रहा था? ये बड़े आसान है, इनमें दिक्कत नहीं है, जो आपने अभी किया उसकी तरह दिक्कत नहीं आएगी। देखो, सबसे पहला अंग्रेजी का अक्षर जो उसने प्रयोग किया था वो था एफ, स्मॉल एफ। हाँ, स्मॉल एफ पहला अंग्रेजी का अक्षर जो कि कोपेन के द्वारा यूज किया गया, इसका नाम था स्मॉल एफ। इसके बाद जो दूसरा अंग्रेजी का अक्षर उसने यूज किया उसका नाम था एम, और इनके नाम बड़े आसान है। देखो यहाँ पर अच्छी बात यह है कि नाम बड़े आसान है। एफ का मतलब रेनफॉल बोलते हैं ना, रेनफॉल, तो रेनफॉल में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा? एफ। तो एफ का मतलब क्या था? एफ का मतलब था रेनफॉल वाला एरिया, जहां पर खूब बारिश होती है ना, वहां पर वो कौन से वर्ड का प्रयोग करेगा? एफ वर्ड का प्रयोग करेगा। जहां पर साल में सबसे ज्यादा बारिश होती है, 24 घंटे बारिश होती है, उस जगह पर वो वर्ड यूज करेगा एफ। तो एफ के सामने लिखना रेनफॉल। एम का मतलब क्या था? एम का मतलब इसने लगाया मॉनसून से, मॉनसून, ऐसी जगह जहां पर एम मतलब मॉनसून, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। एम का मतलब क्या होगा? तो आप कहेंगे एम का मतलब मॉनसून होगा। एम का मतलब क्या होगा? तो एम का मतलब मॉनसून से लगाया गया। एफ का मतलब क्या था? तो एफ का मतलब था रेनफॉल, ऐसी जगह जहां पर साल में अधिकांश समय बारिश होती है, तो उसको बोला गया एफ। ऐसी जगह जहां पर मॉनसून की वजह से बारिश होती है उसको उसने नाम दिया एम। अब दो वर्ड है, उनको जरा ध्यान से समझना, ये दोनों दिक्कत करते हैं। एक को बोलते एस, स्मॉल एस, एक को बोलते स्मॉल डब्ल्यू। ये थोड़ा सा दिक्कत करते हैं, एस और डब्ल्यू, और दिक्कत नहीं करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं। एस का मतलब होता है समर, होता है ना, एस का मतलब क्या होता है? समर। और डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? विंटर। तो एस मतलब समर और डब्ल्यू मतलब विंटर। अब देखो एक बात सुन लो पहले, समर और विंटर दोनों के सामने पहले ड्राई लगा देना है। एस का मतलब क्या होता है, डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? तो समर के आगे मैं लगा देता हूं ड्राई, और नीचे विंटर के आगे मैं लगा देता हूं ड्राई। बात को समझ रहे हो?
एस का मतलब क्या होगा, एस का मतलब होगा समर ड्राई, और डब्ल्यू का मतलब क्या होगा, विंटर ड्राई। अब इसका उल्टा मौसम लिखो, जैसे आपने समर लिख दिया ना ऊपर वाले में, तो अब क्या बचा ऊपर वाले में लिखने को, समर का उल्टा क्या होता है, विंटर। तो अगर यहां समर में ड्राइनेस आ रही होगी तो विंटर में क्या होगा, रेनफॉल होगा। विंटर में रेनफॉल होगा, ऐसे ही होता है ना, ड्राइनेस, जब बारिश नहीं होती तो उसको शुष्कता बोलते हैं। नीचे वाले में विंटर लगा दिया, विंटर के आगे क्या लिखा, ड्राई, तो विंटर का उल्टा क्या होता है, समर। और समर में क्या करवानी है आपको, रेन करवानी। नहीं समझ आया फिर से देख लो, क्या करना है आपको, एस और डब्ल्यू का मतलब क्या होता है। एस और डब्ल्यू का मतलब ये ऋतुओं के नाम है। एस का मतलब समर, और क्या लगाओगे सबसे पहले समर के आगे, ड्राई। तो जब समर ड्राई हो गया तो विंटर कैसा होगा, विंटर कैसा होगा, रेनफॉल वाला। डब्ल्यू का मतलब क्या होगा, विंटर, तो विंटर कैसा होगा, स्टार्टिंग में ड्राई ही लगाते हैं हम, पहले वाले में ड्राई ही लगाना, ठीक। और विंटर अगर ड्राइनेस वाला है तो समर आपका कैसा होगा, रेनफॉल वाला। लिख लो एस और डब्ल्यू, दो और वर्ड है एस और डब्ल्यू, बस ऋतुओं के नाम है, ड्राई पहले लगाना, इतना थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक। चल एस और डब्ल्यू, एस मतलब समर, और पहले ड्राई ही लिखना है, समर ड्राई, विंटर ड्राई, और बाद में उल्टा कर देना, समर की जगह विंटर, और उसमें रेन करवा देना, पहले ड्राई फिर रेन। टफ नहीं है, ज्यादा लग रहा है अभी, धीरे 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 जब जैसे जैसे चैप्टर खुलेगा तो आसान चीज है, मजा आ जाएगा फिर, है ना। चलो समर और दूसरे वाले का नाम है विंटर, ठीक। अब कुछ वर्ड ऐसे जिसको याद करना बड़ा आसान है, जैसे एक वर्ड उसने यूज किया एच। एच फॉर क्या होता है, एच मतलब हॉट क्लाइमेट। एच का मतलब तो हॉट क्लाइमेट, ऐसा क्षेत्र जहां पर गर्मी वाला होता है, वहां एच लिखेगा। एच कहीं लिख दिया ना तो आप समझ जाना एच का मतलब गर्मी है। कैसी गर्मी, राजस्थान वाली गर्मी। राजस्थान में जिस प्रकार की गर्मी होती है ना, थार के मरुस्थलों वाली जो गर्मी होती है, उसके लिए वो वर्ड यूज करता है एच, ठीक। अब ये कोपेन वाला भाई जो है ना, थोड़ा पढ़ा लिखा शायद कम ही था, के लिखा इसने, के, और के का मतलब क्या होता है, मतलब सी लिखना चाह रहा होगा, गलती हो गई होगी, कोई बात नहीं। कूल, के कूल, ठीक है। घर में तो हम के कोई कूल बोलेंगे, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। के का मतलब कूल, ठीक, के का मतलब कूल। चलो बहुत अच्छा। अब एक दो नीचे नीचे के वर्ड हैं जो भारत में हमको काम आएंगे। एक आएगा काम ए, स्मॉल ए, एक आएगा स्मॉल बी, और एक आएगा जी, ए बी जी। ये वाला बढ़िया नहीं है, ये वाला पहले वाले से तो बहुत आसान है ना, आर्द्र उष्ण ऐसा तैसा, यहाँ ठीक है ना। एफ मतलब रेनफॉल, एम मतलब मॉनसून क्लाइमेट, एस मतलब समर ड्राई विंटर रेन, और डब्ल्यू मतलब विंटर ड्राई समर रेन, एच मतलब हॉट, के मतलब कूल। ए बी सी क्या है, ए बी सी सर कुछ जलवायु हम लोग पढ़ेंगे जिनको हम नाम देते हैं चीन तुल्य जलवायु, चीन के समान जलवायु। तो वहां पर उसने ए बी और जी तीन वर्ड का प्रयोग किया। ए का मतलब क्या था, ए का मतलब उसने कहा कि ऐसे जो प्रदेश होंगे जिन प्रदेशों में गर्मियों में तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होगा, उनको बोला, मैं बोलूंगा ए। और ऐसे प्रदेश जहां पर तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा, उनको इसने कहा, मैं इसको नाम दूंगा बी, ठीक। ए और बी, ऐसे प्रदेश जहां पर गर्मियों में जो सबसे गर्म महीना होगा, अगर वहां पर टेम्परेचर 22 डिग्री से ज्यादा चले जाता है तो उसको इसने नाम दे दिया ए। और ऐसे प्रदेश जहां पर सबसे गर्म महीने का क्लाइमेट तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा, उसको इसने बोला, मैं इसको बोलूंगा बी। और एक वर्ड उसने लास्ट यूज किया, और लास्ट वाला वर्ड कौन सा था, जी, स्मॉल जी, हाँ। और जी का मतलब क्या था, इसने कहा जो गंगा नदी है, एक गंगा नदी और इसके तटीय प्रदेश जो है, वहां की जलवायु के लिए मैं एक वर्ड यूज करूंगा, और वो वर्ड था जी। वहां के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला जो वर्ड था वो था जी। तो एफ एम एस डब्ल्यू क्या मतलब होता है सबका, थोड़ा थोड़ा राम कथा खुली। क्या होता है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में शब्दों का खेल होता है कि भाई जी भारत की जलवायु कैसी है, तो वहां बोलना नहीं पड़ता कि भारत की जलवायु जो है उष्ण कटिबंधीय, ज्यादा बारिश, कम वर्षा, सर्दी में बारिश, गर्मी में, ऐसे ही तो होगा। जैसे आपको कोई बोलेगा देहरादून की जलवायु कैसी है, तो कोई पर्टिकुलर एक नाम थोड़े ही बोल सकते हो। आपसे कोई देहरादून की जलवायु पूछेगा ना, तो आप कहोगे देहरादून की जलवायु। अब जो आदमी बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं, वो कहेगा अच्छी है, सरल हो गया ना, बस चैप्टर खत्म उसका। बोले कैसी है देहरादून की जलवायु, सर बहुत अच्छी है, तो उसका तो चैप्टर खत्म हो गया। और तुमसे पूछा जाए देहरादून की जलवायु कैसी है, तो तुम पूरा बताना पड़ेगा ना तुम्हें। गर्मियों में ठीक ठाक गर्मी, भयंकर भी नहीं ना, गर्मियों में ठीक ठाक गर्मी वाला, यानी उष्ण कटिबंध, कभी कभी जून के महीने में। सर्दियों में अच्छी सर्दी पर कभी कभी ज्यादा सर्दी वाला प्रदेश। बारिश कुछ अनिश्चित वाली,
शुरुआत की बारिश बहुत हैवी, बीच में मीडियम बारिश, जाते हुए बहुत तेज बारिश, ऐसा सब बोलना पड़ेगा ना। तो इतना लंबा चौड़ा बोलने की जगह पर आप ABCD इनका प्रयोग करोगे और कोपेन का जलवायु वर्गीकरण कंप्लीट हो जाएगा। मैं एक बार रिवाइज करवा दूं क्या हुआ कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में। ये कोपेन भाई साहब को करना क्या है, इस कोपेन को भारत और विश्व की जलवायु का निर्धारण करना है। और विश्व की और भारत की जलवायु का निर्धारण करने के लिए इसने अंग्रेजी के कुछ अक्षर चुने। सबसे पहले इसने अंग्रेजी के बड़े 5 अक्षर उठाए, उनमें से एक अक्षर था A, एक का नाम था B, एक का नाम था C, एक का नाम था D और एक का नाम था E। A का मतलब क्या था, ऐसी जलवायु जहां पर आर्द्रता भी होती है और उष्णता भी होती है। B का मतलब क्या था, जहां पर सिर्फ ड्राई क्लाइमेट होता है, जहां पर शुष्क जलवायु होती है। C का मतलब क्या होता है, आर्द्रता होती है। D का मतलब भी आर्द्रता होती है, लेकिन C में उपोष्ण मतलब गर्मी उतनी नहीं होती है। ऐसा क्षेत्र जहां पर साल भर का तापमान 8 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में होता है, सर्दियों में तापमान 8 और गर्मियों में तापमान 18 डिग्री, भारत का जैसा क्लाइमेट होता है, तो उसको बोलते हैं C। D का मतलब वो होता है ऐसी जगह जिसको उसने नाम दिया, D का मतलब, D को उसने नाम क्या दिया, D को उसने नाम दिया आर्द्र महाद्वीपीय मध्य अक्षांशीय जलवायु। T प्रश्न आते परीक्षा में, कोपेन ने आर्द्र महाद्वीपीय मध्य अक्षांशीय जलवायु को किस अंक के द्वारा प्रदर्शित किया, तब आपको चूज करना होगा ABCD E। ठीक, तो D उसने ये कहा। और E का मतलब उसने क्या बोला, E का मतलब उसने कहा पोलर क्लाइमेट, ऐसी जगह जहां साल भर बर्फ जमी रहती है, उसको ABCD E कहते हैं। अब स्मॉल वर्ड कौन कौन से यूज करें, सबसे पहले F का मतलब क्या होगा, रेनफॉल। F का मतलब रेनफॉल, ऐसी जगह जहां साल भर बारिश होती है, ऐसी जगह जहां वाष्पीकरण होते रहता है, जहां शीत ऋतु नहीं होती है, उसको बोलते हैं F। के बाद उसने यूज किया कौन सा, M का मतलब क्या होगा, मॉनसून, ऐसी जगह जहां पर मॉनसून के कारण बारिश होती है। तो जो F वाला एरिया होता है ना, वहां पर क्योंकि साल भर बारिश होती है, इसलिए F वाले एरिया में वन पाए जाते हैं सदाबहार, होगा ना। F में कैसे वन पाए जाएंगे, सदाबहार, साल भर बारिश होती है तो वहां पर सदाबहार एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। M का मतलब मानसून की वजह से बारिश हो रही है, मानसून आ रहा है इसलिए बारिश हो रही है, मानसून चले गया तो बारिश नहीं, और बारिश नहीं तो पत्ते झड़ जाएंगे। कैसे वन पाए जाते हैं, पतझड़ वन पाए जाते हैं, पतझड़। M का मतलब मानसूनी वर्षा का जो क्षेत्र होता है उसको इसने नाम दे दिया M। सबसे पहले F, उसके बाद M, इसके बाद S का मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया समर है ड्राई, इंडिया में होता है क्या ऐसा, और विंटर है रेन। हमारे यहाँ सर्दियों में बारिश होती है क्या, नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं होता ऐसा, वो छुटका ये राम दा छोटा मोटा ना जाते हुए का बारिश। समर के टाइम पे ड्राई होता है क्या, ड्राइनेस होती है, ड्राइनेस मतलब उमस कब होती है, सर्दियों में गर्मियों में, गर्मियों में ना, तो उमस का कारण है रेनफॉल। तो हमारे यहाँ तो ऐसा क्लाइमेट नहीं होता है, इंडिया में तो ऐसा क्लाइमेट नहीं होता है। ये जो S वाली जलवायु है ना, समर ड्राई विंटर रेन, ऐसी जलवायु भूमध्य सागर के आसपास पाई जाती है, इसको बोलते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य सागर और उसके आसपास के क्षेत्र में इसी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, भूमध्य सागरीय जलवायु कहते हैं इसको। भूमध्य सागर और उसके आसपास के क्षेत्र में ऐसा ही होता है। कैसे, वो अभी आगे करेंगे। समर ड्राई हो जाता है और विंटर रेनफॉल का होता है। ठीक, चलो S के बाद अगला वर्ड क्या था, W। इसमें दिक्कत नहीं है, विंटर कैसा होगा, ड्राई, और समर कैसा होगा, ऐसा होता है इंडिया में, बिल्कुल होता है, इंडिया में यही जलवायु पाई जाती है। समर कैसा होता है, रेनफॉल, गर्मियों में क्या होती है हमारे यहाँ, बारिश, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर बारिश होती है। और जब समर विंटर का मौसम होता है, मतलब सर्दियां होती है, तो ड्राइनेस आ जाती है ना, जनवरी और फरवरी के टाइम। तब वैसलीन की डब्बी रखते जेब में, वैसलीन नहीं रखते जेब में, तो आजकल भी रखते वैसलीन। आजकल क्यों रखना, आजकल जरूरत ही नहीं है वैसलीन की। तो जब आपकी सर्दियां आ जाएगी ना, तो आप वैसलीन रखोगे, तो मुंह पे भी लगाओगे, सब जगह ऐसा लगाओगे, तो मुंह पे वैसलीन लगाने का मतलब क्या है कि जो विंटर है ना, ड्राइनेस है बहुत ज्यादा, तो आप क्या करते हो, मॉइस्चर देते हो अपने को। वो एडवर्टाइजमेंट आते हैं ना, बोलते हैं मॉइस्चराइजिंग क्रीम, इसमें मॉइस्चर है, इसको लगाओ भाई, ड्राइनेस हो गई, तो मॉइस्चर वाली क्रीमें लगाते हो। आजकल लगाते हो, काला हो जाता आदमी तब। एक क्रीम होती है ना, बोरोप्लस बोलते हैं उसको, बोरोप्लस, अच्छा मॉइस्चर रहता है उसमें, तो बोरोप्लस की क्रीम आप लगा देते हो किस टाइम पे, सर्दियों में, क्योंकि ड्राइनेस बहुत ज्यादा होती है, आपकी स्किन फटने लग जाती है, तो आप अपनी बॉडी को मॉइस्चर देते हो ताकि आपकी स्किन नॉर्मल हो जाए। आजकल भी लगाते कोई बोरोप्लस, ऐसा काला हो जाएगा ना, अजीब सा, क्या बोलो, भूत की तरह ना। तो ये वाला क्लाइमेट अपना है। इंडिया और उसके आसपास के क्षेत्र में जो क्लाइमेट पाया जाता है उसको बोलते हैं W। और आगे कुछ वर्ड और है, H मतलब क्या है, हॉट। जैसे अगर कोई आपसे पूछे राजस्थान में कौन सा वर्ड यूज होगा, तो आप क्या बोलेंगे, H, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा गर्मी होती है। इसके अलावा वर्ड यूज किया गया K मतलब कूल, ऊपर जो ध्रुवीय टुंड्रा प्रदेश है वहां पर वर्ड यूज होगा K। और A B G, दो तीन वर्ड और है। A का मतलब अगर किसी जगह पर गर्मी के सबसे गर्म महीने का टेम्परेचर 22 से ज्यादा है, तो मतलब बहुत ज्यादा गर्मी, उसको A बोलेंगे। B
22 से कम, मतलब ठीक ठाक हिसाब किताब है। और जी का मतलब क्या होगा, ठीक, इतना समझ में आ गया। अगर इतना समझ आ गया तो अब आप विश्व में जलवायु का, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो अब टॉपिक डालो। कोपेन के अनुसार विश्व के जलवायु प्रदेश, कोपेन के अनुसार विश्व के जलवायु प्रदेश। अब मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से क्वेश्चन उठा देंगे। कोपेन के अनुसार विश्व के प्रमुख जलवायु प्रदेश, विश्व के प्रमुख जलवायु प्रदेश। अगर आपको ये वाले वर्ड समझ में आ गए ना तो आप विश्व के तो एक झटके में कर देंगे, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। कोपेन ने विश्व का जो पहला जलवायु प्रदेश बताया है उसको नाम दिया है ए कैपिटल एफ स्मॉल। ए कैपिटल का मतलब ठंडा की गर्मी, गर्म, ह्यूमिडिटी है कि नहीं है, मतलब ऐसी जगह जहां पर, ए का मतलब क्या है सर, ऐसी जगह की बात कर रहा है जहां आर्द्रता सबसे ज्यादा होती है और क्या भी ज्यादा होता है, उष्णता भी सबसे ज्यादा होती है। और सर इसके अलावा ज्यादा क्या होता है, रेनफॉल सर साल भर में होते ही रहता है, हमेशा बारिश होती है। यही तो विशेषता होगी ना। ऐसे जलवायु प्रदेशों की विशेषता क्या होगी, ए और एफ दोनों को साथ मिला दो तो ए और एफ का मतलब, सर यहाँ पर कैसे वन पाए जाते होंगे, सदाबहार, क्योंकि एफ लिखा हुआ है तो एफ में कैसे वन होते हैं, सदाबहार। सूर्य की लंबवत किरणें साल भर पड़ती रहती होंगी। तो ये ए एफ का जोन कहां पर, अभी वो बनाएगा, लेकिन मैं तब तक के लिए एक रफ बना लेता हूं, बाद में मैं वर्ल्ड का एक मैप बना के उसमें दर्शा दूंगा सबको, तब तक के लिए। उसने कहा विश्व में ये जो रेखा है ना 0 डिग्री की अक्षांश रेखा, इस 0 डिग्री की अक्षांश रेखा से 5 डिग्री ऊपर चलो और 5 डिग्री नीचे चलो। यही तो होगा ना दुनिया का वो वाली जगह जहां सबसे ज्यादा गर्मी होती है पूरी दुनिया में, क्योंकि सूर्य साल के अधिकांश समय यहां पर रहता है, सूर्य तो वहीं रहता है लेकिन लंबवत किरणें यहां पर पड़ती है। तो यहां पर गर्मी होती है कि सर्दी होती है? इधर के लोग का देखा तुम, इधर का यहाँ वाला काले, एक तो बहुत काले खतरनाक वेस्ट इंडीज वाला नहीं था, केनिया, वेस्ट इंडीज, क्यों, गर्मी की वजह से ना कलर डल हो गया बहुत ज्यादा, तो ये बहुत ज्यादा गर्मी का क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर जो जलवायु होगी ना उसको नाम बोलेंगे कैसे, एएफ। अच्छा, इस रेखा को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा, और क्या बोलते हैं, विषुवतीय रेखा। तो एएफ प्रकार की जो जलवायु होती है ना उसको बोलते हैं विषुवतीय जलवायु। अब आपके प्रश्न धीरे धीरे खुल रहे हैं। पहला जलवायु प्रदेश उसका नाम क्या है, विषुवतीय जलवायु प्रदेश, विषुवतीय जलवायु प्रदेश। कोपेन के अनुसार पहला जो जलवायु प्रदेश होता है उसको इसने नाम दिया विषुवतीय जलवायु प्रदेश, विषुवतीय जलवायु प्रदेश। विशेषता तो आपको पता चल गई होगी ना कि विषुवतीय, पहला प्रश्न अगर परीक्षा में पेपर में प्रश्न आता है, कोपेन ने विषुवतीय जलवायु प्रदेश को किस अंक के द्वारा प्रदर्शित किया, तो क्या अंक है, ए एफ, कैपिटल ए स्मॉल एफ। कैपिटल ए का मतलब गर्मी, आर्द्रता, और एफ का मतलब रेनफॉल। कहां पर पाया जाता है तो इसके ब्रैकेट में लिखो आगे, 0 डिग्री अक्षांश से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में। 0 डिग्री अक्षांश से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में पाई जाने वाली जो जलवायु होती है उसे नाम देते हैं विषुवतीय जलवायु। पहला जलवायु प्रदेश, विश्व का पहला जलवायु प्रदेश कहां से कहां तक है, 0 डिग्री से 5 डिग्री, ऊपर नीचे दोनों साइड। ठीक, इस जलवायु को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विषुवतीय जलवायु। कहां पाई जाती है तो बात की कथा है, पर विषुवतीय जलवायु को कौन सी डिजिट से दिखाया जाता है, ए एफ, 0 डिग्री से 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे। बहुत बढ़िया, चलो जी दूसरे पॉइंट पे आओ। दूसरा वर्ड भाई साहब ने यूज किया, लिखा ए कैपिटल स्मॉल एम। दूसरा जलवायु प्रदेश उसको बोला ए स्मॉल एम। तो ए का मतलब क्या होगा, सर ऐसी जगह होगी वहां, यहां पर भी गर्मी ही होगी, गर्मी होगी यहां पर भी, और आर्द्रता भी होगी, लेकिन सर यहां पर ना बारिश ड्यू टू मॉनसून होती होगी ना, मॉनसून के कारण बारिश होती है। ऊपर वाले नीचे वाले में क्या फर्क है, इतना ही तो फर्क है कि ऊपर वाले में साल भर बारिश होती है और यहाँ बारिश का कारण क्या हो जाएगा, मॉनसून। तो ये ए एम वाला जो एरिया है ना इसको नाम दिया इसने मॉनसूनी जलवायु, मॉनसूनी जलवायु, मॉनसूनी क्लाइमेट। और कोपेन भाई साहब ने कहा 0 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ तक का जो क्षेत्र होगा वो इसके अंदर आएगा। 0 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ तक का जो क्षेत्र होगा वो 0 नहीं, 0 में तो ये आ गया ना, 5 डिग्री से चलना है, हाँ ठीक है, 5 तक तो ये आ गया। 5 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री ऊपर और नीचे,
30 डिग्री ऊपर और नीचे जो क्षेत्र होगा उसको बोलेंगे मानसूनी जलवायु। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार विषुवतीय जलवायु प्रदेश को कौन सा नाम दिया उसने? ए स्मॉल एफ। मानसूनी जलवायु को क्या नाम दिया? ए एम। आप इसमें आ रहे नहीं आ रहे? इंडिया कहां से स्टार्ट होता है? 8 डिग्री से, और 8 डिग्री से कहां तक जाता है? 37 तक। तो 8 से 30 कुछ एरिया तो आ रहा है ना हमारा, इसमें सब नहीं आ रहा है, सारा एरिया नहीं है, लेकिन कर्क रेखा से ऊपर तक का काफी बड़ा एरिया। उत्तराखंड आ रहा है, इसमें आ रहा है भाई साहब। 28 डिग्री के बाद उत्तराखंड स्टार्ट हो जाता है। तो काफी बड़ा क्षेत्र है हमारे भारत का जो इस जलवायु में आता है, जहां पर मानसून के कारण बारिश होती है। वो जम्मू कश्मीर का और लद्दाख का एरिया नहीं आएगा, बाकी तो आएगा ना इसमें। तो दूसरा जलवायु का उसने ये नाम दे दिया। तीसरी जलवायु का उस भाई साहब ने नाम दिया, पहले ए वाले निपटा देते तब आसान रहेगा ना, फिर बी वाले करेंगे। ए स्मॉल डब्ल्यू, फिर आगे वही बात ना, ए स्मॉल डब्ल्यू। ए का मतलब अभी भी गर्मी में ही है आप, अभी बी पर नहीं पहुंचे आप। जब बी पर पहुंचोगे तब होगा ड्राइनेस। अभी भी आप उसी जगह पर है जहां पर गर्मी ज्यादा पाई जाती है, अभी भी आप उसी जगह पर है जिस जगह गर्मी ज्यादा है, आर्द्रता ज्यादा है। बस फर्क इतना हो गया सर, इन क्षेत्रों में ना विंटर ड्राई होता है। विंटर कैसा होता है? ड्राई। डब्ल्यू का मतलब क्या है? विंटर ड्राई, और समर रेनफॉल। आपके यहाँ होता है क्या ऐसा? ऐसा ही तो होता है, विंटर ड्राई। फेयर एंड लवली लगाओ, फेयर एंड लवली ना, अब फेयर एंड लवली भी लगाते तुम सर्दियों में। फेयर एंड लवली लगाओगे ना सर्दियों में तो चेहरा और फट जाएगा, क्योंकि मॉइस्चर ही नहीं है क्रीम में। क्योंकि उस समय जो है, उस समय विंटर के समय जब सर्दियां रहेगी तब ड्राइनेस रहती है। तो क्या ये हमारा ही क्लाइमेट नहीं है? लगभग। ए गर्मी भी ठीक ठाक है, आर्द्रता भी है, और डब्ल्यू का मतलब क्या है? डब्ल्यू का मतलब है विंटर जो है वो ड्राई होता है, हमारे में भी होता है, और समर जो है वो रेनफॉल वाला होता है। अब थोड़ा अच्छे अच्छे प्रश्न आएंगे। ए डब्ल्यू वाला जो क्लाइमेट है, इस ए डब्ल्यू वाले क्लाइमेट में बारिश जो है वो किस मौसम में होती है? मानसून की वजह से ही होती है, और गर्मियों के समय पर होती है। ए डब्ल्यू में उसने उस क्षेत्र को रखा है जहां पर घास के खूब सारे मैदान पाए जाते हैं। उपोष्ण जलवायु कटिबंध का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, तो वो उपोष्ण घास के मैदान होते हैं। तो ए डब्ल्यू वाले रीजन को कोपेन ने विश्व में जलवायु के आधार पर किस जलवायु प्रदेश में रखा? तो इसको उसने नाम दिया सवाना तुल्य जलवायु। इसको क्या, सवाना क्या होते हैं? अफ्रीका के घास के मैदान होते हैं ना, सवाना तुल्य जलवायु। तो यहां से प्रश्न बनने स्टार्ट हो गए भाई, सवाना तुल्य जलवायु। और वो कहता है 5 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री नॉर्थ और साउथ तक की जो जलवायु है वो सवाना तुल्य जलवायु के अंतर्गत आएगी, सवाना तुल्य जलवायु के अंतर्गत आएगी। ठीक, सवाना तुल्य जलवायु के अंतर्गत आएगी, सवाना तुल्य जलवायु 5 डिग्री से 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ। अच्छा, इसमें अब कंफ्यूजन यहां तो नहीं हो रहा कि 5 से 30, चलो इसका मतलब ये है ना, जैसे ये है पूरा का पूरा विश्व, तो ए वाला नहीं है। देखो 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ, सर यहाँ कौन सी है? ए एफ। यहाँ भी कौन सा है? ए एफ। यहाँ भी कौन सा है? ए एफ। वेरी गुड। अब 5 डिग्री से ऊपर आप चलोगे 30 डिग्री तक, तो पूरे 30 डिग्री तक हर जगह ए एम नहीं होगा। जैसे इस कॉन्टिनेंट में यहाँ अगर ए एम है तो यहाँ ए डब्ल्यू होगा, यहाँ ए एम है तो यहाँ ए डब्ल्यू होगा। ऐसा क्यों होता है अभी मैं एक बार बता देता हूँ। पश्चिमी जो क्षेत्र होते हैं ना, वहां पर ए डब्ल्यू प्रकार की जलवायु पाई जाती है। सारा धीरे धीरे कर लेंगे, पहले आराम आराम से जो मेन फैक्ट है उनको थोड़ा थोड़ा उठा लो। ए डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? इसका नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं सवाना तुल्य जलवायु। और कहां से कहां तक पाई जाती है? अच्छा, अब ए खत्म, अब आओ बी पर। चौथा जो जलवायु प्रदेश कोपेन भाई साहब ने बताया, उसने लिखा बी। तो बी आते ही क्या हो जाता है? आर्द्रता गायब। अब क्या हो गया? शुष्कता। अब वहां आर्द्रता नहीं, मतलब बारिश थोड़ा सा कम होती है। दूसरा वर्ड लिखता है जिसको बारे में हम अभी तक पढ़े ही नहीं थे, डब्ल्यू। कैपिटल, स्मॉल होता तो काम हो जाता, उसने लिख दिया कैपिटल डब्ल्यू। और कैपिटल डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? जब कभी भी कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में कैपिटल डब्ल्यू लिखा हुआ हो तो आप समझ जाना कैपिटल डब्ल्यू का प्रयोग होता है सिर्फ और सिर्फ मरुस्थलीय प्रदेशों में। मरुस्थलीय प्रदेशों के लिए कोपेन ने किस वर्ड का प्रयोग किया? तो आप कहेंगे BWH वर्ड का प्रयोग किया। बी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एच, BWH लिख दिया मैंने, नहीं लिखा एच। एच याद है? एच कैसा होता है? हॉट प्लस बी मतलब शुष्कता। बन गया थोड़ा हिसाब किताब ठीक ठाक। आपके इंडिया में होता है तो आप कहेंगे हमारे इंडिया में पता नहीं, लगता नहीं कि होता होगा। तो होता भी है कि नहीं होता है, कभी कभार हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है। पाकिस्तान और बाकी क्षेत्रों में हो जाता है, क्योंकि ये BWH का जो एरिया है ना, ये BWH का एरिया कहां पर होता है सबसे ज्यादा? तो आप कहेंगे H 30 डिग्री अक्षांश रेखा, 30 डिग्री की जो नॉर्थ साउथ की अक्षांश रेखा होती है ना, वहां पर इस प्रकार का क्लाइमेट पाया जाता है। 30 डिग्री की अक्षांश रेखा पर इस प्रकार का लाइस, LIES
लाइस एट मतलब 30 डिग्री की अक्षांश रेखा पर इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। क्या अच्छा नाम तो लिखा ही नहीं, जो मेन चीज था। BWH को क्या बोलते हैं? BWH को बोलते हैं मरुस्थलीय जलवायु। मरुस्थलीय जलवायु, मरुस्थलीय जलवायु। सबसे पहले 0 से 5 ऊपर 5 नीचे कैसी जलवायु थी? विषुवतीय। 5 से 30 तक मॉनसूनी, 5 से 20 तक सवाना तुल्य। डायरेक्ट प्रश्न आएगा अगर ये टॉपिक से प्रश्न देगा। सवाना तुल्य जलवायु के लिए कोपेन के द्वारा प्रयुक्त किया गया चिन्ह, तो आप क्या लिखेंगे? AW। ठीक, फिर BWH, प्रश्न उल्टा भी आ सकता है। BWH का अर्थ कोपेन के द्वारा जलवायु वर्गीकरण सिद्धांत में BWH का मतलब क्या था? तो क्या कहेंगे? मरुस्थलीय जलवायु। और टफ नहीं है, आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। अभी ABCD हो गया ना याद, तो जैसे ABCD हो गया वैसे ये वाला भी आराम से हो जाएगा। ठीक, BWH के बाद जो अगला 5वां भौतिक प्रदेश अंकल जी ने बताया, उसको भाई साहब ने लिखा B। तो B है तो मतलब बारिश का तो हिसाब किताब होगा नहीं। B है तो भाई हाँ वैसे तो चलेगा नहीं। B के बगल में यूज किया S समझते? समर ड्राई। उल्टा हो गया भाई, अपने यहाँ नहीं हो सकता, हमारे यहाँ तो समर रेनफॉल होता है, तो हमारा तो नहीं है। ठीक, और आगे वर्ड लिख दिया K। और K मतलब क्या होता है? ठंडा भी है बोला, ऐसी जगह जहाँ ठंड होती है, ऐसी जगह जहाँ ड्राई भी होता है, और ऐसी जगह जहाँ समर में ड्राइनेस होता है। तो इसको पूरे को नाम दे दिया BSK। और ये BSK को जलवायु में जो नाम दिया गया, घास के ही मैदान होते हैं वैसे ही, उनके आधार पर ही जलवायु को नाम देता है। इसको बोलते हैं स्टेपी जलवायु प्रदेश। स्टेपी जलवायु प्रदेश। समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों का जो क्षेत्र होता है, इसको नाम देते हैं BSK। अब इसके लिए कोई ऐसा नियम नहीं कि इतने डिग्री से इतने डिग्री पे, हाँ ये बीच बीच में होते हैं। कहीं कहीं पर ऐसे प्रकार के घास के मैदान पाए जाएंगे, तो उसको अभी हम मैप पे बनाएंगे और कहाँ कहाँ पर हो, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा अच्छे से समझ आ जाए। तो इसको नाम क्या दिया? BSK। और BSK का भी लिखा हुआ होगा, तो BSK का आप मतलब समझ जाएंगे। BSK का मतलब क्या होगा? BSK का मतलब होगा स्टेपी जलवायु। स्टेपी जलवायु। चलो BSK के नीचे चलते, अगला भाई साहब के द्वारा वर्ड यूज किया गया CS। और अब C का मतलब क्या होता है? सर गर्मी तो ज्यादा होती नहीं है C में, उपोष्ण होता है, आर्द्रता भी होती है। आर्द्रता होती है, उपोष्ण भी होता है, और मध्य अक्षांश के आसपास में इस प्रकार का क्लाइमेट पाया जाता है। CS वाली जो क्लाइमेट होगी, CS वाला जो क्षेत्र होगा, जब मैंने S लिखा था तो याद है S में मैंने एक वर्ड लिखा था समर ड्राई विंटर कूल। मैंने कहा कहाँ होता है ऐसा? भूमध्य सागर में होता है ना। तो ये CS वाली जो जलवायु है ना, इसको हम लोग कहते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य सागरीय जलवायु। ठीक, भूमध्य सागरीय जलवायु। उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? CS वर्ड यूज करते हैं। CS के नीचे एक वर्ड उसने और यूज किया, और उसने लिख दिया CA। तब कथा तो लगा सकते हैं ना। C का मतलब वही, C का मतलब क्या था? C का मतलब, C किसको बोल रहे थे? आर्द्रता। और गर्मी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उपोष्ण होना चाहिए। D पे नहीं पहुंचे, अभी C पे है। गर्मी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उपोष्ण ही होना चाहिए, आर्द्रता भी होनी चाहिए, और साथ में A। और A का मतलब क्या है? मतलब यहां पर गर्मी ज्यादा नहीं होती है, यहां पर आर्द्रता होती है, और यहां पर ऐसी जगह गर्मियों में तापमान जो है ना 22 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर चले जाते हैं। तो CA वाला जो जलवायु का क्षेत्र होता है ना, इस जलवायु को बोलते हैं चीन तुल्य जलवायु। इसका नाम होता है चीन तुल्य जलवायु। इसको नाम देते हैं चीन तुल्य जलवायु। चीन तुल्य जलवायु। चीन तुल्य जलवायु इसको नाम देते हैं। आगे उसने ये पूरा दुनिया का करना है ना उसको, ऐसा नहीं कि इंडिया को ध्यान में रखो। 6, 7, 8वें नंबर पर इस भाई ने जो डिजिट प्रयोग किया उसको लिखा CB, कैपिटल C और कैपिटल B। मतलब गर्मी ज्यादा नहीं, ड्राइनेस नहीं होती है, आर्द्रता ही होती है, लेकिन गर्मी के सबसे गर्म महीने का तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है। और CB वाली जलवायु को यह नाम देता है ब्रिटिश तुल्य जलवायु। ब्रिटिश तुल्य जलवायु, इसको इसने नाम दिया ब्रिटिश तुल्य जलवायु। ब्रिटिश तुल्य जलवायु। 2 और कितने हो गए? 6, 7, 8 जलवायु प्रदेश भाई साहब ने ऐसे बना।
9वें नंबर पर भाई ने जलवायु को निर्धारित करने के लिए अगला वर्ड प्रयोग किया और वो वर्ड था डी, ओनली डी। बढ़िया नहीं? अब चलो कुछ तो टेंशन कम हो। डी, और डी में क्या होता है? डी में आर्द्रता होती है। यस, आर्द्रता तो होती है। और दूसरा वर्ड यूज किया आपने महाद्वीपीय, आर्द्र महाद्वीपीय मध्य अक्षांशीय जलवायु। और याद रखना इस जलवायु का एक नाम है, बड़ा फेमस नाम है, इसको बोलते हैं टैगा जलवायु प्रदेश। टैगा प्रकार की जलवायु। यहां पर मिनिमम टेम्परेचर कितना था याद है? -3, और मैक्सिमम कितना था? 10। इसका मतलब यहां सर्दियों में बर्फ गिरती है और गर्मियों में बर्फ पिघल जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं? डी। और लास्ट वर्ड जो उसने यूज किया 10वें नंबर पर वो वर्ड था ई, और ई का मतलब क्या था? अभी लिखा था हमने, पोलर क्लाइमेट। साल भर जो है इस जगह पर बर्फ पड़ी हुई रहती है, तो उसको बोलते हैं पोलर क्लाइमेट। इस हिसाब से आप देखोगे तो कुल मिलाकर के ये 10 जलवायु कटिबंध है जो आपके पूरे विश्व भर में जलवायु कटिबंधों का हिसाब किताब निपटाते हैं। स्मॉल जी का प्रयोग गंगा तटीय भारत में करेंगे, भारत थोड़ी कर रहे हैं अभी ना, हाँ, स्मॉल जी अभी लाएंगे बीच बीच में ना। तो अभी ठीक है इतना। एक वर्ड कैपिटल डब्ल्यू पता है किसके लिए यूज करते हैं? अच्छा, अब आपको विश्व भर में सारी रामकथा प्रदर्शित करनी है, तो इससे पहले कि हम विश्व भर में चले, एक बार मैं इधर पर लिख लेता हूं, उसके बाद तुमने लिखना। इतना याद भी हो रहा कि नहीं हो रहा? चलो देखो, अब कोपेन ने जलवायु का निर्धारण करने के लिए अंग्रेजी के कुछ अक्षरों का प्रयोग किया। अंग्रेजी के पहले उसने बड़े अक्षर यूज किए। पहले कौन कौन से थे? ए, बी, सी, डी और ई। ए का मतलब आर्द्रता प्लस उष्णता, बी का मतलब शुष्कता, सी का मतलब आर्द्र उपोष्ण, आर्द्र प्लस उपोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु, डी का मतलब आर्द्रता प्लस उपोष्ण नहीं महाद्वीपीय, टैगा, डी मतलब टैगा, बस डी का मतलब क्या होता है? टैगा, डी का मतलब टैगा, इतना याद रखो। और ई का मतलब पोलर क्लाइमेट। इसके बाद वर्ड आ रहे एफ, एफ मतलब रेनफॉल, एम मतलब मॉनसून, एस मतलब वही समर ड्राई विंटर, डब्ल्यू मतलब इसमें भी दिक्कत नहीं, एच मतलब हॉट, के मतलब कूल, एबीसी, एबीसी नहीं ए बी के, ए बी जी, जी मतलब गंगा तटी। ठीक, इतना क्लियर हो गया? चलो अब जलवायु प्रदेश में तुमको मैं लिख देता हूं, तुम बताते रहो मुझे। सबसे पहला था ए, और ए के बाद एफ। ए एफ क्या बोलते हैं इसको? विषुवतीय, इसको बोलते हैं विषुवतीय जलवायु। ठीक, कहां पाई जाती है बात की कथा है, पहले नाम तो याद पता चले। ए एफ विषुवतीय जलवायु। दूसरा वर्ड यूज था ए एम, एम मतलब मॉनसून, तो जलवायु का नाम क्या होगा? मॉनसूनी जलवायु। तीसरे का नाम था ए डब्ल्यू, ए डब्ल्यू, और ए डब्ल्यू को क्या बोलते हैं? सवाना तुल्य जलवायु। इसकी विशेषताएं मैं अभी लिखवा देता हूं, पहले इसको याद कर लो। अब विषुवतीय जलवायु 0 डिग्री से 5 डिग्री तक, 5 डिग्री से 30 डिग्री तक, 5 डिग्री से, ए में 3 ही थे ना आपके पास, ए में तो 3 है, एफ, एम और एम को उल्टा करो, ए डब्ल्यू, रामकथा खत्म। अब आओ बी पे। बी में पहला जो जलवायु प्रदेश था बी कैपिटल डब्ल्यू एच, इसको बोलते हैं मरुस्थलीय प्रदेश। ये था आपका मरुस्थलीय प्रदेश। बी डब्ल्यू एच 30 डिग्री के अक्षांश पर, बी वहां पर सबसे बड़े सहारा मरुस्थल 30 डिग्री के अक्षांश पे, सबसे बड़े बड़े मरुस्थल 30 डिग्री पे ही मिलेंगे, तो इसको बोलते हैं बी डब्ल्यू एच। बी डब्ल्यू एच के बाद अगली जलवायु थी बी एस के, बी मतलब शुष्क, एस स्टेपी तुल्य जलवायु, एस से याद रख लोगे स्टेपी, एस फॉर स्टेपी, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टेपी तुल्य जलवायु, बी एस के नाम देते हैं। बी एस के नीचे आओ तो अगली बी वाले में सी एस, स्मॉल सी एस, सी एस का मतलब भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, उसको बोला सी एस। सी एस के बाद सी ए, इसको बोलते हैं चीन तुल्य, सी ए, चीन तुल्य जलवायु। और नीचे था सी बी, इसको क्या बोलते हैं? ब्रिटिश तुल्य जलवायु। कठिन थोड़ी ना, आसानी है वैसे। और उसके नीचे था डी टैगा प्रदेश, और उसके नीचे जी गंगा तटीय मैदान। ठीक, तो ये पूरे विश्व की रामकथा है। एक बार इसको रप्पे बनाओ फटाफट, फिर हम इनकी विशेषताओं पर आते हैं, क्या खासियत है इनकी। ए बी सी डी ई शुरू से बनाओ जरा, जितना आपको पता चला होगा। ए बी सी डी ई एफ एम क्या किसका मत। चलो अब आपको पता चला इतने प्रकार की जलवायु जो है
पूरे के पूरे विश्व भर में ऐसे करके उसने जलवायु प्रदेशों में विभाजित कर दिया। अब जहां पर ये वर्ड लिखे हैं ना तुमने, उसी के आगे मैं थोड़ी थोड़ी डिटेल लिखवा देता हूं क्या क्या चीजें यहां पर होती है। सबसे पहली जलवायु पे आओ, जहां आपने लिखा था AF। AF कहां पाई जाती है? अब तो हो गया ना, 0 डिग्री से 5 डिग्री अप, नॉर्थ साउथ दोनों जगह इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। गर्मी होगी यहाँ पक्की बात है, बहुत ऑब्वियस बात है। ए है तो गर्म क्षेत्र होगा, आर्द्रता भी होगी, ह्यूमिडिटी, और साल भर बर्फबारी भी होगी। वन कैसे होंगे? सदाबहार, है ना, तो सदाबहार वन होते, और जो बेसिक बातें वो सारी की सारी खत्म। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्योंकि यहाँ साल भर बारिश होती है, तो इसकी वजह से जो यहाँ पर वन होते हैं ना, वो वन कुछ इस प्रकार के होंगे कि उनकी लकड़ियां जो है बहुत ज्यादा मजबूत होती है। AF प्रकार की जो वनों में है, तो क्या क्या पॉइंट लिखोगे? लिखना AF में साल शीशम नहीं, साल शीशम तो यहाँ पर है, चलो लिख लो कुछ कुछ। पहला पॉइंट, संवहनीय वर्षा का क्षेत्र है, यहाँ पर साल भर जो है संवहनीय वर्षा होती है। संवहनीय वर्षा का क्षेत्र है, मतलब इवोपरेशन की वजह से सबसे ज्यादा बारिश यहाँ पर होती है। संवहनीय वर्षा का क्षेत्र है। सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, सबसे ज्यादा जैव विविधता यहां पर पाई जाती है। सबसे ज्यादा जैव विविधता। मजबूत लकड़ी, लकड़ी कैसे होती है? मजबूत। आपने नाम सुना अमेज़न के जंगलों में एक लकड़ी होती है क्वाब्राचो। क्वाब्राचो दुनिया की ऐसी लकड़ी है जिसको कुल्हाड़ी से मारते ना, कुल्हाड़ी टूट जाती है। एक्स ब्रेकर बोलते हैं उसको, एक्स ब्रेकर की ऐसी लकड़ी है जिस पर कुल्हाड़ी टूट जाती है। तो इतने मजबूत पेड़ पाए जाते हैं इस वाले AF में। AF प्रकार की जहां पर जलवायु होती है। AF के बाद आओ, अच्छा इंडिया में नहीं है, AF प्रकार की जलवायु इंडिया में नहीं पाई जाती क्योंकि 0 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में। नेक्स्ट आओ AM मानसूनी जलवायु कहां पाई जाती है? इंडिया तथा उसके आसपास के प्रदेशों में पाई जाती है। इंडिया तथा उसके आसपास के प्रदेशों में पाई जाती है। इंडिया तथा उसके आसपास के प्रदेशों में पाई जाती है। इंडिया तथा उसके आसपास के प्रदेशों में पाई जाती है। इंडिया उसके आसपास के प्रदेशों में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पर सब कुछ मानसून है, मानसून आया तो बारिश होगी, उसकी वजह से पेड़ पौधे होंगे। जब मानसून चला जाता है तो पेड़ पौधे अपनी पत्तियां छोड़ देती है, पतझड़ प्रकार के वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या था? AW सवाना तुल्य जलवायु, अफ्रीका के अंदर पाई जाती है। AW सवाना तुल्य जलवायु जो है कहाँ पाई जाती है? तो आप कहेंगे अफ्रीका और उसके आसपास के क्षेत्रों में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अफ्रीका उसके आसपास के क्षेत्रों में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट आपका BWH जहां लिखा था, BWH मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थल भी उष्ण कटिबंध के मरुस्थल होते हैं, गर्म मरुस्थल। BWH, तो PWH में क्या लिखोगे? मरुस्थलीय प्रदेश उसको नाम दे रहे थे। अधिकांशतया मरुस्थलीय प्रदेश महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। मैक्सिमम मरुस्थलीय प्रदेश जो है अधिकांशतया पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं, महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं, पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। ठीक, पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट था BSK स्टेपी तुल्य जलवायु। स्टेपी घास के मैदानों को बोलते हैं यूरोप में। यूरोप में जो है घास के मैदानों को नाम बोलते हैं स्टेपी। तो यहां पर लिखना, यहां सम BSK समशीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। समशीतोष्ण मतलब शीतोष्ण की तरह, समशीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। समशीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। नेक्स्ट था CS भूमध्य सागरीय जलवायु। CS भूमध्य सागरीय जलवायु सभी महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाई जाती है जलवायु। सभी महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली जलवायु। सभी, हाँ, सभी महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली जलवायु, इसको बोलते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य सागरीय जलवायु सभी महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली जलवायु। अगला था कौन सा? CA मतलब चीन तुल्य जलवायु।
महाद्वीपों के पूर्वी भाग में पाई जाती है। अधिकांश महाद्वीपों के पूर्वी भाग में पाई जाने वाली जलवायु, मध्य अक्षांशों में जो पूर्वी भाग है वहां पर पाई जाने वाली जो जलवायु है उसको बोलते हैं चीन तुल्य जलवायु। चीन तुल्य महाद्वीपों के पश्चिमी पूर्वी, चीन वाली पूर्वी भागों में, पूर्वी भागों में पाई जाने वाली जलवायु। चलो उसके बाद सीबी था, ब्रिटिश तुल्य जलवायु। सीबी महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली जलवायु, उसको बोलते हैं सीबी, ब्रिटिश तुल्य जलवायु। ब्रिटिश तुल्य जलवायु बस इतना लिख दो, पश्चिमी भागों में पाई जाती है, पूर्वी नहीं, ये पश्चिमी है। पूर्वी तो चीन तुल्य है, ये पश्चिमी भागों में पाई जाती है। ठीक है, चलो सीबी हो गया। अब आओ डी, टैगा प्रदेश। डी का मतलब टैगा प्रदेश। टैगा प्रदेश का मतलब -3 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 10 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान। तो डी का मतलब क्या हुआ? डी का मतलब हुआ बर्फ गिरती है सर्दियों में और गर्मियों में बर्फ पिघल जाती है, उसको बोलते हैं टैगा प्रदेश। टैगा प्रदेश में भी बर्फ गिरती है और आपकी जो पोलर जोन है वहां पर भी बर्फ गिरती है। बर्फ तो दोनों जगह गिरती है, लेकिन बर्फ जो है पिघल जाती है गर्मियों में टैगा प्रदेश में। ई लिखना पोलर जोन, तो पोलर क्लाइमेट में साल भर बर्फ पड़ी हुई रहती है, साल भर पूरे वर्ष भर जो है बर्फ पड़ी हुई रहती है, पूरे वर्ष भर बर्फ जो है वो पड़ी हुई रहती है। ई में टुंड्रा क्लाइमेट कहते हैं उसको। हाँ, जो ई है आपका, इसको टुंड्रा क्लाइमेट इस प्रकार के नाम से जाना जाता है। टुंड्रा क्लाइमेट इस प्रकार के नाम से जाना जाता है। ठीक, इतना हो गया। अब एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख लो, फिर मैं एक मैप बना देता हूं। 10 डिग्री की समताप रेखा, 10 डिग्री आइसोथर्मल लाइन, 10 डिग्री की समताप रेखा, 10 डिग्री समताप रेखा, 10 डिग्री की आइसोथर्मल लाइन, टैगा तथा 10 डिग्री की समताप रेखा, टैगा प्रदेश तथा ध्रुवीय प्रदेश ई, डी और ई को विभाजित करने का काम करती है 10 डिग्री की समताप रेखा। 10 डिग्री की समताप रेखा डी और ई टैगा प्रदेश और ध्रुवीय प्रदेशों को पृथक करने का काम करती है। टैगा प्रदेश तथा पृथक प्रदेशों को पृथक करने का काम करती है। डी और ई को सेपरेट कौन करता है? टैगा को टुंड्रा से अलग करने का काम 10 डिग्री की समताप, अक्षांश नहीं, अक्षांश रेखा थोड़ी, समताप रेखा, आइसोथर्मल लाइन बाद में करेंगे एक बार। तब पूरे दुनिया में बताओ कहां पर कैसी जलवायु पाई जाती है। तो पूरे वर्ल्ड का एक मुझे मैप चाहिए। ये बन गया तुम्हारा नॉर्थ अमेरिका, ये बन गया तुम्हारा साउथ अमेरिका, ये बन गया तुम्हारा यूरोप और एशिया एक साथ। अपन बनना जरूरी है ना, अपना तो हिसाब किताब आ जाए, गलत बन गया नहीं थोड़ी। चलो, ये अपना इंडिया बन गया, ये आपका अफ्रीका बन गया, बाजी एक छोटू यहाँ भी है, ऑस्ट्रेलिया है ना। चलो, अब आपको ये देखना है कि कैसे कैसे जलवायु कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। सबसे पहले देखो, ये निकली कौन सी रेखा है? 0 डिग्री की अक्षांश रेखा। ये 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है ना, मतलब ये है विषुवतीय रेखा, इक्वेटर। तब मुझे बताओ इक्वेटर इसके आसपास कैसी होती है? यहाँ पर क्या होगा? AF, अफ्रीका महाद्वीप के इस जगह पर कैसा क्लाइमेट होगा? AF। यहाँ पर भी जो छोटे मोटे द्वीप वगैरह होंगे वहां पर कैसा क्लाइमेट होगा? AF। तो हमने कहा था AF, तो यहाँ पर AF पाया जाता है। मतलब AF मतलब अफ्रीका और साउथ अमेरिका का जो एरिया है ना, मेनली अफ्रीका और साउथ अमेरिका में इस प्रकार की जलवायु होती है कि वहां साल भर बारिश गिरे। तब मैंने कहा था अमेजन के जो जंगल होते हैं, खूब लकड़ियां वहां पर पाई जाती है। एशिया और यूरोप इससे अलग है, वहां पर इस प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती, और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया जो है वहां पर भी इस प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाएगी। अब यहाँ पर ये लाइन जा रही है 23.5 डिग्री की अक्षांश रेखा, कर्क रेखा, और ऐसे ही 23.5 डिग्री की नीचे से एक रेखा जाती है, उसको बोलते हैं मकर रेखा। तो अब वो जगह जहां पर AM मतलब मॉनसूनी जलवायु पाई जाती है, कहां कहां पर? सबसे पहले इंडिया के साउथ में, इंडिया में पाई जाएगी ना AM प्रकार की जलवायु, यहां पाई जाएगी, क्योंकि 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक के क्षेत्र में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अफ्रीका में भी इस प्रकार की जलवायु होगी AM, यहां पर भी इस प्रकार की जलवायु होगी साउथ अमेरिका के अंदर। और याद रखना, ये रेखा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया में भी मॉनसूनी जलवायु ही पाई जाती है। किस किस जगह पर मॉनसूनी जलवायु पाई जाती है? तो आप कहेंगे ये कुछ प्रमुख क्षेत्र है जहां पर मॉनसूनी जलवायु पाई जाती है। मॉनसूनी जलवायु के बाद तीसरा जो पॉइंट आप कर रहे थे AW, और AW का मतलब क्या था? AW का मतलब था सवाना तुल्य जलवायु। तो जैसे ये AM, अब अफ्रीका और ऊपर है तो मेरा यहाँ पर ही खत्म हो गया, मान लो यहाँ पर
इसके ठीक ऊपर अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है उसको बोलते हैं AW, और AW के ठीक बगल में यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है उसको बोलते हैं BWH। याद है BWH? मरुस्थल। यहाँ पर मरुस्थल है सहारा, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गर्म वालों में, हॉट डेजर्ट में, BWH। और इसके ठीक यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस जगह पर भी तो BWH होगा ना, यहाँ पर भी तो एक मरुस्थल है, थार का मरुस्थल, भारत और पाकिस्तान के बीच में फैला हुआ, उसका नाम क्या है? थार का मरुस्थल। तो ऐसे बना दो, AF विषुवत रेखा के आसपास पूरी लाइन पर AF विषुवत रेखा और उसके आसपास के क्षेत्रों में कौन सा क्लाइमेट होगा? तो आप कहेंगे AF का क्लाइमेट होगा। AF का मतलब होता है विषुवतीय जलवायु प्रदेश, और विषुवतीय जलवायु प्रदेश में एक कॉन्टिनेंट आता है साउथ अमेरिका, एक कॉन्टिनेंट आता है अफ्रीका, और एक कुछ छोटे छोटे द्वीप, सुमात्रा, इंडोनेशिया से नीचे अगर आप जाएंगे ना तो जो 0 डिग्री की अक्षांश रेखा के आसपास जो छोटे छोटे द्वीप समूह होंगे वो उस पर आ जाएंगे। इंडिया और उसके आसपास में AM, अफ्रीका में AM, साउथ अमेरिका में AM, और ऑस्ट्रेलिया में जो जलवायु पाई जाती है वो कौन सी जलवायु होगी? तो आप कहेंगे AM पाई जाती है। फिर आपके आए AW, सवाना तुल्य जलवायु का क्षेत्र कहाँ है? तो सवाना तुल्य जलवायु का क्षेत्र ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर कैसी जलवायु पाई जाती है? सवाना तुल्य। अब BWH जो फेमस आपके मरुस्थल है, एक यहाँ पर और एक नॉर्थ अमेरिका में बना दो BWH के मरुस्थल जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? एशिया में, नॉर्थ अमेरिका में और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर।